अकु विसर्जनिया नाम कंठा। हो गया हमारा इचु यस नाम तालु। स्वर मूलक चिन्ह, स्वर मूलक चिन्ह। यमंगड़ा नाम नासिका, यमंग घोष वर्ण और अघोष वर्ण। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त व्यंजन। कल हमने पढ़ा था अंतस्थ और उष्ण, यहाँ तक जाके हमारा क्लास खत्म हो गया था। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व ये 4 वर्ण आते हैं, क्योंकि ये जो व्यंजन है जब हम बोलते हैं य, र, ल, व, य, र, ल, व, यानी ये अंदर से ही यात्रा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं अंतस्थ। लेकिन उष्ण व्यंजन में सांस छोड़ने की प्रक्रिया के आसपास आता है। तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, स, ह, श, ह, यानी आवाज जो है सांस, जो सांस को हम छोड़ते हैं उसी के सहारे हम इसका उच्चारण करते हैं। इसके बाद आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। यहाँ तक तो हमारे टोटल 48 व्यंजन होते हैं। अब इसके बाद जो संयुक्त व्यंजन बोल सकते हैं या फिर हम संयुक्ताक्षर बोल सकते हैं, इसमें क्या आता है हमारा छ, त्र, ज्ञ और इसके अलावा स्र। ये मिल के किसके से, क्योंकि इसका नाम है संयुक्त व्यंजन। आप नोट जरूर कीजिए, संयुक्त व्यंजन छ, ये बनता है क और क प्लस मूर्धन्य ष। हम जब बोलते हैं छ छ छ तो ये आ जाता है क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय, तो ये मूर्धन्य ष प्लस अ। इसके बाद हमारा आता है त्र। त्र में क्या क्या होता है त प्लस र, र भी आधा ही होगा, हलंत हमने कल पढ़ा था, प्लस अ। ज्ञ, ज्ञ में आता है ग प्लस इया जोड़ अ, ये हो गया हमारा ज्ञ। श्र, श्रीमान श्रीमती, इसके लिए जो आता है तालव्य श, श्री श्री श्री, यानी हमारा गला कंठ। ज्ञ को है ना कई जगहों पे आज की आधुनिक भाषाओं में, जो हिंदी में हम पढ़ते हैं ज्ञ भी पढ़ते हैं, जिसको आज के समय में पढ़ा जाने लगा है हिंदी में। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में आप लिख लो, और फिर इसके बाद जो है ना हम पढ़ेंगे मात्राएं, जिससे कि है ना पूरा व्याकरण, जितने भी हमारे शब्द होते हैं ये मात्राओं की ही खेल है। एक मात्रा इधर से उधर हो जाए तो भी खेल हमारा बिगड़ ही जाता है, आपको पता होगा। तो फिर जब हम पढ़ेंगे अभी मात्राएं, तो मात्राएं जो है ना लिखना आप, मात्राएं, मात्राओं की परिभाषा लिखना, मात्राओं की परिभाषा लिखो। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का, मात्राएं क्या मूल रूप से होती है स्वर, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उसे हम क्या बोलेंगे मात्राएं कहते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का
प्रयोग होता है, स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग होता है। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति पूछता है मात्राओं के बारे में तो आप उसे डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं, स्वर मूलक चिन्ह, स्वर मूलक चिन्ह। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा स्वर मूलक चिन्ह। और इनकी जो टोटल संख्या है, इनकी टोटल संख्या कितनी है? 10। इसमें आता है हमारा आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकले, ये ए, फिर इसके बाद आता है हमारा ओ, औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक हमारा आता है बीच में री। री जो होता है इसको याद रख लें आप, री हर दीर्घों के बाद आता है, तो यहाँ पे भी हम डाल सकते हैं री। री। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। टोटल संख्या हमारी 10 हो गई। जैसे उदाहरण के लिए क को ही हम लेके चलते हैं। क का सबसे पहला होता है क। तो जब हम पहला मात्रा लगाते हैं तो ये हो जाता है क आकार का। इसके बाद जब दूसरी मात्रा लगाते हैं क से के। जब तीसरी मात्रा लगाएंगे क दीर्घ की। जब चौथी मात्रा लगाएंगे क सौ को। पांचवी मात्रा क दीर्घ को। बोलने में देखिए ह्रस्वी और दीर्घ में बहुत अंतर है। इसको हम की बोलेंगे, लेकिन इसको जब भी बोलेंगे की पूरा दीर्घ। यहाँ पे हमारा जब हमने स्वर वर्ण पढ़ा था तो वहां पे हमने ह्रस्व स्वर पढ़ा था, दीर्घ स्वर पढ़ा था, मूल स्वर के जो उदाहरण होते हैं। उसके बाद क्री, 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 ये जो उच्चारण होना चाहिए मूर्धा से। क्री हम जो पढ़ते हैं ना कृष्ण, कृष्ण और क्रिया, ये दोनों का उच्चारण एक ही हो जाता है। लेकिन मूल रूप से जब उच्चारण को देखा जाए तो जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे वहां पे हम जरूर इसको देखेंगे। और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में भी आएगा। कपर एकले के, कपर दुले कै, क का को, क का क। ये हो गए हमारे 10 अलग अलग हमारे वर्ण हो गए, व्यंजन वर्ण, जो कि आगे चल के हम कई सारी चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर ये 10 अलग अलग रूप हो गए, ठीक है। इसके बाद एक आता है हमारा अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग। इसके बारे में आप जानते होंगे, क के बाद क अनुस्वार कं और क विसर्ग क होता है। ये दोनों है ना व्यंजन है, क्योंकि उनकी उच्चारण में है ना हमेशा वो स्वर वर्ण मिला होता है। इनके उच्चारण में हमेशा स्वर वर्ण मिला होता है। अब अनुस्वार को हम देखते हैं, और यहाँ पे मैं विसर्ग लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अनुस्वार को देखते हैं तो अ प्लस ये जो है ना ये हमेशा मिला हुआ रहता है, और ये जाता है अन। फिर इसके बाद विसर्ग, विसर्ग में अ प्लस विसर्ग मिला होता है, फिर ये जाके अ हो जाता है। इसे हमने दुख लिखना है। मनोहर, मना जोड़हर, मनोहर। हम आगे चल के ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो आप लिख सकते हो इसको इतना। ये केवल
और ये केवल उदाहरण के लिए था, समझाने के लिए। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, वर्ण तो हमने पढ़ लिया, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान। और उम्मीद है कि ये जो उच्चारण स्थान आप पढ़ेंगे ये शायद ही आपको किसी ने पढ़ाया होगा, और ये जो हमेशा याद रहने वाला होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि मैंने भी जब पढ़ाई की थी तो मुझे भी एक ही बार में याद हुआ, और 12 से 13 सालों में मैं शायद ही कभी भूल पाया। ये हमेशा से ही मुझे याद रहे। थोड़ा सा ट्रिकी होगा थोड़ा सा, तो याद करना बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूं कि आप क्लास में ही इसको बहुत ही अच्छे तरह से समझ जाएंगे। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। आप लिख लो, वर्णों का उच्चारण स्थान। इसमें आपको जो सीखने को मिलेगा पता है क्या है? सबसे पहला उच्चारण स्थान में हम सीखते हैं कि किस किस जो भी वर्ण है उनका उच्चारण स्थान होता क्या है जब हम बोलते हैं। जैसे वर्णों के उच्चारण स्थान में हम जो पढ़ेंगे ये होता है फर्स्ट हमारा अकु विसर्जनिया नाम कंठा। अकु विसर्जनिया नाम कंठा। इसको तोड़ते हैं, अ आ क वर्ग। क वर्ग में आता है क ख ग घ अंग। इस सारे का है ना वर्ण से होता है। अकु क वर्ग हो गया, विसर्ग हो गया अ, क और ह। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आप चेक कर सकते हैं, अ आ क ख ग घ अंग, विसर्ग अ ह हो गया हमारा। 2 नंबर देखते हैं इसको, इचुय शानाम, इचुय शानाम तालु। इसको हम तोड़ते हैं, ह्रस्व दीर्घ ई ई ई ई ई चवर्ग। चवर्ग में हमारा आएगा च छ ज झ या चवर्ग। कोष्ठ में आप लिख सकते हो। इसके बाद या और तालाब बेशो। इनका जो उच्चारण स्थान है ये, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। च छ ज, जब आप रिपीट करो तो फिर ये तालु होगा। और तीसरा नंबर रिटूर सनाम मुर्दा। रिटूर सनाम, रिटूर सनाम, रिटूर सनाम मूर्धा। इसमें हमारा री टवर्ग, ह्रस्वरी और दीर्घ भी होता है। टवर्ग र मूर्धन्य श। इनका जो उच्चारण स्थान होगा ये मूर्धा होगा। एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, री टूर सनाम, री टूर, री टॉर, रिटूर सनाम मूर्धा। कई बार हम बोलते हैं ना कृष्ण, अभी हमने पीछे चर्चा की थी। और क्रिया, कृष्ण और क्रिया, कृष्ण क्रिया, कृष्ण क्रिया, कृष्ण क्रिया, दोनों में अंतर है। ये क्रम हो गया और ये री हो गया।
इसका जो उच्चारण स्थान है क्या है, ये क्या है, मूर्धा। तो जब भी हम बोलते हैं ना कृष्ण, तो याद रहे जब भी हमें ये बोलना है कृष्ण, इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो मूर्धा होगा। और मूर्धा का उच्चारण स्थान के लिए हम बोलेंगे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। थोड़ा सा अटपटा तो लगेगा पर रियलिटी है, हम हमेशा कृष्ण का जो उच्चारण करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं। तो इसको आपको याद रखना होगा हमेशा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मूर्धा में जिह्वा को सटाइए, फिर बोलिए कृष्ण, नहीं तो एक क्रिया वाला कृष्ण हो जाएगा, तो दोनों में अलग हो जाएगा। चौथे नंबर में आप लिखो लिरी तुलसनाम, लिरी तुल सनाम दंता, जिसमें लिरी आता है, ह्रस्व लिरी दीर्घ लिरी, लिरी त वर्ग ल और दंत स, सड़क सड़क सड़क। और ये षटकोण 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 षटकोण, शरीर 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 शरीर। इसका जो उच्चारण स्थान होगा ये दांत होता है, इनका उच्चारण स्थान दांत होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ, ये आएगा उपपदमानीय नाम ओष्ठो, उपुप धमानिया, उपुप धमानिया नाम, उपुप धमानिया नाम, उपुप धमानिया नामोष्ठो, उपुप धमानिया नाम ओष्ठो। ओष्ठ यानी ह्रस्व दीर्घ पवर्ग पवर्ग उपधमानीय, उपधमानीय उपधमानीय, जिसमें आते हैं हमारे प फ। इनका जो उच्चारण स्थान होता है ये ओष्ठ होता है, ओष्ठ होता है। इनका जो उच्चारण स्थान होगा उपुप धमानिया नाम ओष्ठो, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। आप स्क्रीन को रोक के और लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब हम सबसे बड़ी बात यह है ना, उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे जो बड़ी चीज होती है वो हमारी होती है ट्रिक याद रखना। और ये जो हम किसी भी चीज को बोलेंगे, जैसे चवर्ग का उच्चारण स्थान तो होगा हमारा तालु, च बोलते हैं तो ऊपर जाके तलुए में सटता ही है हमारा जीव। उसके बाद रीटुर सनाम मूर्धा तवर्ग, तवर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा ये हमेशा ये मूर्धा से होता है, जैसे बोलते हैं ट। फिर उसके बाद ऋतुल सनाम दंता, लरी ल, ये दांत से होता है, ल जैसे बोलते हैं दांत में जाके जीव हमारा टकराता है। और मैक्सिमम जितने भी वर्ड हैं सबका जीव के साथ कनेक्शन होगा ही होगा। और जो टकराने वाले नहीं है वो क ख ग घ अंग य र ल व, क तो है ही, ओष्ठ वाला जो होता है प फ ब भ म, ये होता ही है। अब इसके बाद जो हमारा 6th नंबर आता है ये दैतो कंठ तालु, ये दैतो
कंठ तालु, जिसमें आता है हमारा ए ऐ। जो इनका उच्चारण स्थान है ये दो से मिलके होता है, और ये होता है कंठ और ताल। इसके बाद आता है हमारा 7th नंबर, उदौतो कंठोष्ठम। उदौतो कंठोष्ठम, इसमें हमारा आता है ओ और औ। उदौतो कंठोष्ठम। 8th नंबर, वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। व का जो उच्चारण स्थान है ये हमेशा दांत ओष्ठ को मिला के होता है, और ए का कंठ और ओष्ठ, कंठ ओष्ठ को मिला के होगा। फिर इसके बाद हमारा आता है यमंगड़ा नाम नासिका। अंगड़ा नाम नासिका, जिसमें आता है हमारा अंग, य, ड़, न, म। इनका जो उच्चारण स्थान है नासिका है। अब इसके बाद और आएगा एक नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, यानी अनुस्वार का, अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है वह हमेशा नासिका से होता है। नासिका और मुंह, नासिका और मुंह से होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और एक चीज और हमारा रहता है वो है अनुतान। अनुतान यानी वैसे वर्ण जिनके उच्चारण स्थान में हमें विशिष्ट रूप से है ना एक झंकार सा उत्पन्न होता है, उससे हम क्या बोलेंगे? अनुतान। जैसे बोलते हैं कवर्ग में ग, ग, ज, ज, ड, ऐसे कई सारे वर्ड हैं, य, र, ल, इनको हम बोलते हैं घोष ध्वनि। झंकृत को हम क्या बोलेंगे? घोष ध्वनि। जो भी झंकार उत्पन्न करेगा उसको घोष वर्ण और अघोष वर्ण जरूर लिखिएगा। अनुतान भी इसी का पार्ट है, तो ये भी हमें देखने को अभी ही मिल जाएगा, अनुतान। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हमने जितनी भी पढ़ाई की है तो अपने 2-4-5 दोस्तों तक भी शेयर करना ना भूलें। घोष वर्ण और अघोष वर्ण, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष वर्ण में क्या होगा? झंकार होगा, झंकृत वर्ण, जैसे ग, ज, ड, द, ब, ल, ह, ये हो गए घोष वर्ण। इसमें झंकार होता है, वो क्या होगा? घोष। ग, ज, द, ब, य, ल, र,
व, ह, ये हो गए हमारे घोष वर्ण। और बाकी जितने भी वर्ण है वो सारे अघोष वर्ण, शेष वर्ण अघोष वर्ण हो गए। ठीक है, अब अनुतान के बारे में आप लिखिए। अनुतान, अनुतान, अनुतान पढ़ाने से पहले जरूरी था कि आपको घोष वर्ण और अघोष वर्ण के बारे में पता चल जाए, और जब पता चल जाता है आपको फिर वो बताने में कोई दिक्कत नहीं होता। अनुतान जो है ना एक प्रकार की, अनुतान एक प्रकार की सुलहर है, सुलहर है जो सभी घोष वर्णों, जो सभी घोष वर्णों में विद्यमान रहती है। तो ये था हमारा वर्ण का क्लास, और कुछ क्वेश्चंस जो है ना इसके मेन वो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा यहीं पे देख लेते हैं। पहला, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, और इसके प्रकार। वर्ण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। दूसरा क्वेश्चन, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं, और इसके प्रकार, और इसके प्रकार। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? और चौथा जो नंबर होगा वो वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान बताएं। ये आपको याद, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे याद करें। तो जो क्वेश्चंस थे और जितने भी क्वेश्चंस करीब करीब पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, सारे से क्वेश्चंस यहीं से आने हैं, कहीं और से और इससे ज़्यादा से कहीं से भी नहीं आना। तो कोशिश कीजिए इन चीज़ों को हमेशा याद रख करके रखें। और फिर मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि आप सभी जुड़ेंगे।